इस साल 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है। तमाम सरकारें जो हैं राज्यों में अलग अलग उनकी तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार 75 हफ्तों तक आज़ादी के 75वें साल का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। कई सारे देशभक्तों ने अपनी प्राणों की कुर्बानी इस आज़ादी के लिए दी। भगत सिंह एक ऐसे शहीद का नाम जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता। लेकिन आज देश में भगत सिंह के नाम पर राजनीति भी हो रही है। वहीं भगत सिंह को अभी तक शहीद का दर्जा तक हमारे देश में नहीं मिला है। मेरे साथ यादवेंद्र सिंह हैं, प्रपौत्र हैं भगत सिंह के। बातचीत करते हैं इनसे। यादवेंद्र जी, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जो उन्होंने देश के लिए किया शायद ही कोई कर पाया, चाहे वो उनका जेल के अंदर अनशन हो या फिर अंग्रेज़ों से लड़ाई। उनकी जो सोच थी वो आज भी मायने रखती है। अगर उसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो एक देश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, वो एक मिसाल है। आप किस रूप में याद करते हैं भगत सिंह को? 23 मार्च को किस तरह से आप मनाते हैं? तमाम जो सरकारें हैं अलग अलग तरीके से कहती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता है। सबसे पहले शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं भगत सिंह जी के बारे में जानकारी लेने। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज़ादी के 75वां साल आने वाला है, जिसके लिए सरकारें पहल भी कर रही हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश के अंदर आज़ादी भी जैसे एक दिवाली त्यौहार आता है एक दिन में, और आज़ादी का भी ऐसा ही मायने हो गए थे कि भी 1 या 2 दिन का त्यौहार बन के रह गया, 26 जनवरी या 15 अगस्त। और बात आती है भगत सिंह जी की शहीदी दिन की। देखिए, भगत सिंह जी एक वो व्यक्ति जो सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक सोच है, एक विचार है। जैसे भगत सिंह जी ने कहा था, अंग्रेज़ मुझे मार सकते हैं, मेरी सोच मेरे विचारों को नहीं। आज भी कभी भी जब नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना होता है तो उस हर व्यक्ति के सामने पहले भगत सिंह का चेहरा आता है, जिसने उस साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी, जो कहता था कि हमारे साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता। तो वो भगत सिंह जी का जो 23 मार्च है, वो 23 मार्च, क्योंकि फांसी की सज़ा 24 मार्च को तय हुई थी, पर अंग्रेज़ उनसे इतना डरते थे, इतना भयभीत थे उनके विचारों से और उनसे खुद से, कि उन्होंने शाम को चुपके से 23 मार्च को भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी थी। तो जो 23 मार्च का दिन है, मैं कहूँगा सरकारों ने तो सिर्फ एक समाज की वजह से, समाज उनका जो आयोजन है अपने स्तर पे अलग अलग जगह पे करता है, तो हमारे जो राजनेता है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे किसी भी पार्टी विशेष के हों, उनकी मजबूरी बन जाती है कि समाज भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है, अपने दिल में बसा के बैठा हुआ है, तो हमें भी उनकी याद में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वो सिर्फ एक उस टाइम पे माला अर्पण करने आ जाते हैं। पर भगत सिंह के विचारों पर, भगत सिंह जी की जो लड़ाई थी, जिसके लिए उन्होंने सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष किया था, उसके लिए, और तो और आपने जैसे कहा कि 75वां आज़ादी का वर्ष आ रहा है, पर हमारे देश के अंदर हमारे शहीदों की कोई वैधानिक सूची नहीं है। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। 2013 में एक आरटीआई लगाई गई थी हमारी संस्था के द्वारा, मेरे द्वारा ही, जिसमें पूछा गया था कि भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को शहीद का दर्जा कब दिया गया है, और अगर नहीं दिया गया तो उसके लिए सरकार क्यों कर रही है। और ये आरटीआई लगाने की वजह भी ये थी कि पहले तो किताबों में इन क्रांतिकारी शहीदों के बारे में आता नहीं है, अगर आता है तो बहुत गलत टिप्पणियों के साथ आता है, आतंकवादी तक भी इनको कह दिया जाता है। यादा दूर नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक किताब थी स्वतंत्रता का संघर्ष करके, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाया जाता था और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी उसको फाइनेंस करती थी। 25-30 साल से पढ़ाई जा रही थी। अभी 2 या 3 साल पहले जब हमारी संस्था ने इस पर प्रोटेस्ट किया तो ये किताब पे पाबंदी लगाई गई है, तो अब जाके ये किया गया। पर ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं है, जिनमें हमारे इन क्रांतिकारी बलिदानियों को बहुत गलत टिप्पणियों के साथ रेखांकित किया गया होगा, जो अंग्रेज़ करते थे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे मैं। 23 मार्च 1931 महज एक तारीख नहीं है, उसका अपने आप में एक महत्व है। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में इस तारीख को लिखा गया है। किस तरह से इस तारीख के दिन आप आयोजन करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों का, कितना महत्व है? आज देश के युवा को इस तारीख के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? देखिए, देश के युवाओं को इस तारीख को जानना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली है। इसके लिए लोगों ने फांसी के फंदे चूमे हैं। अगर वो विरोध करते थे, अंग्रेज़ों की गोलियां भी खाई हैं उन लोगों ने, और तो और काला पानी की सज़ा जहाँ से लौट कर आना असंभव होता था। तो 23-24 साल की कुर्बानी यानी जवानियाँ इस पर कुर्बान होगी, तो उनका उपकार है हमारे ऊपर। आज युवा भगत सिंह जी को चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनको जानना चाहता है, पर हमारा जो सिस्टम है इतना हमें व्यस्त कर दिया गया, या युवा भी थोड़ा मैं कहूँगा निगलेक्ट हो गया है उतनी जिम्मेवारी से।
भगत सिंह जी का 23 मार्च आएगा, उस दिन तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पर भगत सिंह को तो रोज़ जीने की ज़रूरत है। भगत सिंह को तो 365 दिन ही हमें जीना पड़ेगा, तभी हम वो हिंदुस्तान बना सकते हैं जिसका वो कल्पना करके गए थे, और जो वो उपकार हमारे पे करके गए थे, अपनी 23 साल की उम्र की कुर्बानी ये क्रांतिकारी शहीद हम पे करके गए थे, तो हम उनका उस उपकार को एक अच्छा नागरिक बन के कम से कम उनको जान के, मैं आपको बताता हूँ 23 मार्च आएगा, उस पर आयोजन भी होगा, पर आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को ये नहीं पता हमारे देश में कि भगत सिंह जी की समाधि कहाँ है। भगत सिंह जी की समाधि कहाँ है, आप कभी किसी से पूछोगे, लोगों को ये तक नहीं पता। आज बहुत अच्छा है आप आए हैं, आपके माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ या आपकी बात पहुँचाना चाहता हूँ, शहीद आज़म भगत सिंह जी की समाधि भी हिंदुस्तान में ही है। हिंदुस्तान में एक जगह है फिरोजपुर, वहाँ पे हुसैनी वाला बॉर्डर है, जहाँ पे भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी की समाधि है, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। मैं युवाओं से कहूँगा जीवन काल में एक बार वहाँ पे ज़रूर जाइए, उस मिट्टी को छू के आइए, उनकी आत्मा को छू के आइए, क्योंकि युवाओं को यही नहीं पता कि उनकी समाधि कहाँ है। यानी लोग भगत सिंह को तो चाहते हैं, पर एक दिन के लिए याद कर लिया, ठीक है ना, पर उसको हमेशा जीना चाहिए, ये बेसिक जानकारी है। यादवेंद्र सिंह के पास वो बहुमूल्य या फिर कहा जाए तो बेशकीमती एक पुस्तक है, डायरी है इसे भगत सिंह की, जिन्होंने इस पूरी डायरी को खुद लिखा था। इस डायरी के अंदर भगत सिंह ने बहुत कुछ लिखा है, 288 पन्नों की डायरी है ये। इसमें लिखा गया है कि एक देश को किस तरह से चलाना चाहिए, भारत में आज़ादी के बाद क्या कुछ परिवर्तन आने चाहिए, किस तरह से गरीबी से जंग लड़ी जा सकती है, रोज़गार की समस्या का कैसे समाधान होगा, तमाम तरह के सॉल्यूशन जो हैं इस किताब में मौजूद हैं। सर, किताब के अंदर हर एक सॉल्यूशन दिया गया है समस्या का कि देश किस तरह से होना चाहिए हमारा। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या आज देश हमारा वैसे ही है जैसे शहीद आज़म भगत सिंह ने चाहा था? नहीं, बिल्कुल हमारा देश वैसा नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी व्यक्ति तक को इस आज़ादी का जो सुख है वो मिले, पर आज नहीं मिल पा रहा है। आज भी हमारा देश 10-12 परिवारों के इर्द गिर्द रह गया, यानी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार हैं वहीं तक सीमित रह गया। देश की 90% आबादी आज भी शोषित हो रही है। आपने कहा ये डायरी, ये मैं कहूँगा सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक क्रांति ग्रंथ है। ये क्रांति ग्रंथ के रूप में है जो भगत सिंह जी ने जेल में लिखा था। रुकना क्या हुआ? ओके सर। देखिए, ये सिर्फ एक महज किताब या पुस्तक नहीं है, ये क्रांति ग्रंथ है जिसको भगत सिंह जी ने लिखा था। जब वो काल कोठरी में हुआ करते थे जेल के अंदर, उनके साथ कौन हुआ करता था, ऐसी क्या चीज़ थी उनके पास जिसमें वो अपने विचार लिखा करते थे या अपने दिल की बात किया करते थे, तो वो ये है जेल डायरी, जिसे मैं क्रांति ग्रंथ कहता हूँ, मानता हूँ, और भगत सिंह जी के चाहने वाले के लिए होगा भी। इस क्रांति ग्रंथ के अंदर भगत सिंह जी ने, जैसे आपने कहा, उनका अगर हम पहला पन्ना ही खोलते हैं जो आता है फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, यहाँ लिखा हुआ है गरीबी से कैसे आज़ादी चाहिए। उसी आज़ादी के लिए तो आज भी संघर्ष हो रहा है हमारे देश के अंदर, आज भी लोग गरीब हैं। ये रहा फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। उसी तरह उन्होंने इस किताब के अंदर जो उन्होंने बहुत सारे लेखकों को पढ़ा, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन को उन्होंने पढ़ा, रशियन रेवोल्यूशन को उन्होंने पढ़ा, आयरिश रेवोल्यूशन को उन्होंने पढ़ा, अमेरिकन रेवोल्यूशन को उनको पढ़ा, कई सारे जो फिलोसफर्स हैं उनकी बातों को पढ़ा, और हिंदुस्तान के लिए उसमें से क्या बेहतर हो सकता है वो निकाला। डेमोक्रेसी आज आप बात कर रहे हैं, हमारे देश में प्रजातंत्र है, और आज हम कई बार चर्चा नहीं करते कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, कि हमारे जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं जिनको हमने चुना है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भाई ये ना रहे कि भाई लोग कहते हैं भाई जैसे कोई मैंडेट ले लेता, भाई आज 5 साल का मैं मालिक हूँ, 5 साल में मैं गलत भी करूँगा सही भी करूँगा, मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, 5 साल तो मैं रहूँगा। लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह से अब प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, सरकारें काम कर रही है, क्या वो उस तरह से काम हो रहा है जिस तरह से भगत सिंह चाहते थे, हमारे शहीद आज़म चाहते थे? उसी में मैं ऐड करना चाह रहा था, इसमें उन्होंने डेमोक्रेसी को कामयाब करने के लिए जो राइट टू रिकॉल पे आज हिंदुस्तान चर्चा कर रहा है होनी चाहिए। उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि अगर प्रजातंत्र को कामयाब करना है तो एक राइट टू रिकॉल भी एक ऑप्शन जनता के पास होनी चाहिए, ताकि नुमाइंदे के ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो जिसको हमने चुना है। तो उसी में था कि भाई अगर उसका सही काम काज नहीं चला हम उसको वापस बुला सकते हैं, एक लोगों का समूह इकट्ठा करके। तो आपने जैसे कहा कि क्या देश या सरकार वैसे चल रही है, नहीं चल रही है। आज किसान आंदोलन आप देख ही रहे हैं, हमारे देश के किसान अन्नदाता 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया मोर्चों पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, अपने हक लेने के लिए, अपनी लड़ाई करने के लिए। बहुत दुख होता है कि जिसके लिए हमारे क्रांतिकारी शहीद हो गए, भगत सिंह कहें, चंद्रशेखर आज़ाद कहें, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, लाखों लोगों ने कुर्बानी दे दी है। उन्होंने आज़ादी जो ली थी मज़दूरों और किसानों के लिए ली थी, क्योंकि इनका शोषण तब भी बहुत किया जाता था और आज भी हो रहा है। और ये जो कांदे कानून जो लेके आई है सरकार, मैं तो कहूँगा इसको वापस लें, और एमएसपी पे, यानी देश का सबसे पहला कानून एमएसपी यानी किसान की फसल का कानून बनना चाहिए था, जो नहीं बन पाया है, वो अब भी सरकार एमएसपी बनाए और सरकार को उसकी फसल का उचित मुआवजा दे। पूरे इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं? आपने आंदोलन की बात की,
आंदोलन कैसे ख़त्म हो सकता है? किसान जो हैं देश के लिए अन्न उगाते हैं, तभी एक व्यक्ति खाना खा सकता है। कैसे समाधान होगा इस पूरी समस्या का? आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सरकार को करना चाहिए? आखिर क्यों अब तक समाधान नहीं निकल पा रहा? 12 दौर की बैठकें हुई, लेकिन एक भी बैठक ऐसी नहीं थी जिसमें कहा जाए नतीजा निकला या नतीजा निकलने के पास सिर्फ दो फैसले आए। किसानों के लिए पराली के ऊपर लगने वाला जुर्माना वापस लिया गया और बिजली की जो समस्याएं थी किसानों में वो हल हुई हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि जो बातचीत हुई है उसमें हमने जो देखा है कि जो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण देता हूँ, अगर उस कमी कानून किसकी तरफ से? कमी मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से है। सरकार को हमने चुना है, लोगों ने ही चुना है, और किसानी जो धर्म है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धर्म है। हिंदुस्तान की 70% आबादी किसानी या खेतीबाड़ी से जुड़ी होती है। तो हम इसमें यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा धर्म है, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी आबादी है किसानी खेती, उसकी आवाज़ को सरकार को सुनना चाहिए। तुरंत प्रभाव से सबसे पहले तो वो कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पे कानून निकाले। मेरे ख्याल से एमएसपी पे अगर कानून बनता है, किसान को जो फसल का उचित दाम मिले, उसके ऊपर कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी, तो शायद कुछ समाधान की तरफ हम पहुंचेंगे, ताकि किसानों को भी लगेगा कि सरकार हमारे प्रति पॉजिटिव है। एमएसपी पे कानून लेके आई तो किसान भी दिल बड़ा करेंगे। मोदी सरकार तो लगातार कहती है हमने किसानों के लिए एक पेंशन की व्यवस्था की है, सम्मान निधि योजना। किसानों को हमने क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, सॉइल चेकिंग की सुविधा दी है, तमाम सुविधाएं दी हैं, खाद की सुविधा उपलब्ध कराई है। आज किसान को हर संभव सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है सुविधाओं का जो दावा करती है सरकार, ये ज़मीन पर उतर पाई हैं? नहीं, ये सुविधाएं धरातल पे नहीं है। अगर आपने चलो कहा किसान को सम्मान निधि देते हैं, अगर हम उसका आंकड़ा निकालें तो दिन का कितना होता है, 10 या 15 रुपये एवरेज निकाले, अगर जो राशि वो देते हैं उससे ज़्यादा तो वो खर्च कर बैठता है एक व्यक्ति। आप समझ रहे हैं 10 से 15 रुपये क्या होता है एक दिन में किसी को देने के लिए, आज की व्यवस्था, आज की महंगाई को देख के। तो धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे देश की जो आत्मा है, जो हमें किताबों में बताया जाता है, वो ग्रामीण में क्षेत्र में है। हमें क्या कहा जाता है, अगर हिंदुस्तान को जाना है तो गाँव में जाओ, हिंदुस्तान को समझना है तो गांव में जाओ। तो आज हिंदुस्तान की आत्मा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार आगे आए, पहल करे कि कानून को रद्द करे, एमएसपी पे कानून लेके सरकारों को जो मान सम्मान देना चाहिए वो दे उनकी फसल का। भगत सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी परिभाषा करना नामुमकिन है, पूरा एक इंस्टीट्यूशन थे वो। अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। इसको लेकर आपकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई, लगातार आप सरकार से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ बात है जो अभी तक इस पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही? शहीद का दर्जा नहीं मिल पा रहा, जबकि पूरे देश भर में लगातार सरकारों के द्वारा भगत सिंह के नाम का प्रयोग किया जाता है, मूर्ति का अनावरण किया जाता है। दिल्ली सरकार के द्वारा विशेष तौर पर बजट में प्रावधान किया गया है 10 करोड़ रुपए का भगत सिंह के ऊपर। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो मैंने शहीद की जो बात कही है उसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि उसकी अहमियत क्यों है। जैसे मैंने कहा, किताबों में गलत टिप्पणियों के साथ आ जाता है। भगत सिंह जी को हम शहीद आज़म कहते हैं। इतना बड़ा तगमा समाज ने ही दिया, हिंदुस्तान ने ही कहा है कि वो शहीद आज़म है। पर हम जानते हैं वो शहीद आज़म है, आप जानते हो, पर हमारे जो कागज़ हैं वो क्या बोलते हैं। दरअसल हुआ क्या, हमारा देश जब आज़ाद हो गया, हमारे देश की आज़ादी में जो गांधीयन मूवमेंट में हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको तो हमने सम्मान में एक फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट दिया, जो उनको देना भी चाहिए था, वो बढ़िया भी किया, उनको दिया गया। पर जो हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई में लोग शहीद हो गए, उनकी हम एक सूची नहीं बना पाए, जिस वजह से हमारे देश में एक भी सूची नहीं है जिससे हम कह सकें ये व्यक्ति शहीद हुआ था, इस राज्य का था, क्या है, हमारे देश को नहीं पता है। तो एक तो ये सूची बननी चाहिए। और तो और, जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए कानून है, उनकी कोई बेकदरी करता है तो डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको कानूनी दंड भी दिया जाता है, एक प्रावधान है। पर हमारे शहीदों के प्रति अगर कोई गलत टिप्पणी कर देता है, कोई सिरफिरा या कोई किसी सत्ता का चाटुकार, तो उसको दूर करने के लिए समाज आक्रोशित हो जाता है, हम प्रोटेस्ट करता है, समाज प्रोटेस्ट करता है, संस्थाएं प्रोटेस्ट करती है, वो चीज़ उस वक्त तो रुक जाती है। पर आजीवन इसका समाधान क्या होगा? आजीवन समाधान है एक वैधानिक रूप से हमारे शहीदों की सूची बनाई जाए। कहाँ रुकी हुई है? शहीद का दर्जा आखिर क्यों नहीं मिला? कहाँ रुकी हुई है बात? ये सरकार पहल नहीं कर रही है। किसी भी राजनेता से मैं मिलता हूँ, आपने अमित शाह जी का भी उदाहरण दिया, उनसे भी मैं मिला, जिसको भी मैं कहता हूँ वो कहते हैं हाँ होना चाहिए। दस्तावेज भी नहीं मिले आपको? दस्तावेज भी नहीं मिले। तो मैं तो यही कहता हूँ ये होना चाहिए। और तो और अभी पार्लियामेंट आने वाला है, पार्लियामेंट का सत्र होगा, आपके माध्यम से फिर ये बात पहुँचाता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी सांसद, मैं कहूँगा चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, वो लेके आए, मैं एक प्रस्ताव लाता हूँ कि भाई शहीदों की वैधानिक सूची बनाई जाए, शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे करके एक वैधानिक सूची में लाता हूँ, एक ऑर्डिनेंस लेके आता हूँ। वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन सा सांसद उसको सपोर्ट करता है और कौन सा सांसद उसको सपोर्ट नहीं करता।
राजनीति की बात हो रही है भगत सिंह के नाम पे। दिल्ली सरकार जो है हाल ही में जो बजट लेकर आई है उसमें विशेष तौर पर शहीद आजम भगत सिंह को लेकर 10 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें अलग अलग योजनाएं शुरू की जाएंगी। 75 हफ्तों तक आज़ादी का कार्यक्रम चलाया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं? एक हफ्ते तक 1 घंटे लगातार रोजाना देशभक्ति का पाठ्यक्रम जो है बच्चों को पढ़ाया है। किस तरह से देख रहे हैं? अगर ऐसा वो कुछ पहल कर रहे हैं तो मैं उसको पॉजिटिव ही देखूंगा। देखिए, हमारी किताबों में इन क्रांतिकारी शहीदों के बारे में उल्लेख नहीं आता। दूसरी, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारे देश के अंदर किसी भी क्रांतिकारी शहीद के नाम पे कोई परियोजना नहीं है। चंडीगढ़ में एक एयरपोर्ट है, ठीक है, वो राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब दोनों की सांझी है और यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। भगत सिंह जी के 100वें जन्मदिन पे एक घोषणा की गई थी कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पे रखा जाएगा, एक सम्मान के रूप में। अगर ये देती तो उनका सम्मान तो पहले ही बहुत बड़ा है, पर एक जरिया होता है आने वाली पीढ़ी को उस शहीद के साथ जोड़ने का। जब वो एयरपोर्ट पे आती तो पूछती ये किसके नाम पे है, वो कौन था व्यक्ति, उनके बारे में एक जिज्ञासा जानती जागने के लिए। पर मैं आपको बताता हूँ, आज उस घोषणा के 5-7 साल हो गए, ये सरकार मोदी जी की भी आ गई है, आज तक उस एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे नहीं रखा गया। ये सवाल आप सरकार से पूछना, दिक्कत किसको है? पंजाब सरकार को है, हरियाणा सरकार को, या भारत सरकार को है भगत सिंह के नाम उस एयरपोर्ट पे लिखे जाने के लिए, जबकि दोनों की विधानसभाओं में ये प्रस्ताव पास हो रखा है। दिल्ली सरकार जिस तरह से भगत सिंह के नाम को लेकर आगे बढ़ रही है कि हम भगत सिंह के नाम पे कई योजनाएं शुरू करेंगे, उन सभी योजनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा मान रहे हैं? एक अच्छा इनिशिएटिव है? आखिर किसी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि किताबों में हमारे इन शहीदों का उल्लेख नहीं आता। देखिए, बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जो उनको आप दिखाओगे वही वो समझेंगे, वही वो जानेंगे। तो अगर स्कूलों में जैसे आप बता रहे हैं उनके बारे में लेसन्स होंगे या कोई सेमिनार होगा या डिस्कशन होगी, तो ये मैं इसको एक पॉजिटिव साइन में मानता हूँ। तो मैं तो और कहूँगा और सरकारों को भी इस पर करना चाहिए, हर क्रांतिकारी शहीद के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। चंद आखिरी सवाल लेना चाहूँगा आपसे। राकेश टिकैत, वापस आऊँगा मैं किसान आंदोलन पे। राकेश टिकैत अब जो हैं किसान आंदोलन की कहा जाए तो एक तरह से दूसरी छवि बन चुके हैं कि किसान आंदोलन का मतलब राकेश टिकैत हो गया है। कर्नाटक में जा रहे हैं, दक्षिण भारत में जा रहे हैं किसान आंदोलन की आवाज़ बुलंद करने। थोड़े दिनों पहले पश्चिम बंगाल में थे, दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर भी उन्होंने मोर्चा संभाला। किस तरह से देख रहे हैं किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है? आखिर इसका परिणाम क्या होगा और कब खत्म होगा? क्योंकि राजधानी दिल्ली के सही बॉर्डर्स पर किसान हैं, लोगों की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं, बढ़ी रही हैं इससे। देखिए, किसान आंदोलन एक सोच है। जैसे मैंने बताया, हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। ये लड़ाई फसल और नस्ल को बचाने के लिए हो रही है। तो ये आंदोलन एक सोच के रूप में चल रहा है किसानों द्वारा हिंदुस्तान को बचाने के लिए। और तो और मैं कहूँगा शहरों की लड़ाई भी किसान ही लड़ रहा है। व्यापारी की लड़ाई, जिसको जीएसटी का कानून दिया गया था, जिसमें 1000 प्रावधान कर दिए पर आज तक व्यापारी सेटिस्फाई नहीं हो पाया, उसकी लड़ाई भी किसान लड़ रहा है। राजनीतिकरण भी हो रहा है इस किसान आंदोलन का? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा, अभी तक तो मूवमेंट ही चल रहा है। और देखिए, राजनीतिकरण को हम क्या कह सकते हैं? अन्ना मूवमेंट हमने देखा था, उसका ध्येय बहुत पावन था, जिसमें बीजेपी इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थी उसके अंदर। अगर इस किसान आंदोलन में कोई भी सियासी दल अगर आता है तो उसका स्वागत है, पर वो किसान बन के आए, कोई राजनीतिक मंच लेके ना आए। मैं तो कहूँगा बीजेपी का भी कोई अगर सांसद आना चाहता है कि मैं किसानों की मदद करना चाहता हूँ, इस्तीफा दे और किसानों के साथ संघर्ष करे, इसमें आए, मदद करे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये किसान आंदोलन तभी समाप्त हो सकता है अगर सरकार, एक मेरे जो सुझाव है सरकार के लिए, एमएसपी पे कानून लेके आए सबसे पहले, ताकि किसानों को विश्वास हो सके सरकार हमारे प्रति पॉजिटिव है। बिल्कुल आखिरी सवाल, भगत सिंह की सबसे बेशकीमती चीज़ आपके पास इस समय है, ये डायरी है। इसमें काफ़ी कुछ भगत सिंह ने कहा है। ये डायरी के अंदर जो कुछ भगत सिंह ने अपने वक्तव्य दिए हैं वो हर एक जन तक पहुँचे, उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? आपने बाकायदा एक इसकी माइक्रोचिप भी बनवाई है और पब्लिश भी करने वाले हैं इस पुस्तक। कितनी भाषाओं में अवेलेबल होगी? और एक आम व्यक्ति जो भगत सिंह को जानना चाहता है, क्या सोचते थे, कैसे दिखते थे, उन सब चीज़ों को के मद्देनज़र वो कहाँ से इस किताब को ले सकता है, कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि ये बेशकीमती किताब है, इसकी सोच हर किसी तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए अनूप, मेरा ये मानना है कि शहीद आज़म भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ, हर हिंदुस्तानी उनका वारिस है, हर भारतवासी उनका वारिस है। इसी चीज़ को लेते हुए, जैसे आपने कहा, ये अनमोल धरोहर मेरे पिताजी का सपना था, स्वर्गीय बाबर सिंह जी का, जो भगत सिंह जी के भतीजे हैं, कि ये किताब या ये डायरी या क्रांतिकरण सिर्फ हमारे तक सीमित ना रहे, भगत सिंह जी के हर चाहने वाले तक पहुँचे। तो इस पर हमने क्या किया है, आपने जैसे कहा कि कैसे कैसे किया है। देखिए, भगत सिंह जी के ऊपर कई सारी विचारधाराएं बताई जाती है कि वो कोई कहता है कि वो राइटिस्ट हैं, कोई कहता है लेफ्टिस्ट हैं, कोई कहता है कि XYZ हैं। और तो और जब कोई ना कोई राइटर किसी के बारे में कुछ लिखता है तो उसका अपना पर्सनल नज़रिया भी उसके अंदर आ जाता है। तो किसी चीज़ को बहुत बड़ा कर देता है जो उसको अच्छी लगती है, किसी को नॉर्मल लिख के दे देता है।
हमने ये पहल की कि भगत सिंह जी खुद इस किताब के लेखक हैं, तो अनएडिटेड वर्जन हम इसका लेके आए थे हिंदी के अंदर, जिसका प्रभात प्रकाशन से हमने पब्लिशन कराया था। और 2 साल पहले ही, माफ़ कीजिएगा, 2 साल पहले ही रविशंकर प्रसाद, जो उस आज भी कानून मंत्री हैं, तब भी कानून मंत्री थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। हमने क्या खास किया कि एक साइड तो जैसे आप इनका हस्तलिखित पेज यहाँ देख रहे हैं, उसको स्कैन किया है, दूसरी तरफ उसका अनुवाद किया है, इंग्लिश में भी किया है और हिंदी में भी किया है, ताकि उनका चाहने वाला खुद समझ सके भगत सिंह जेल में बैठा क्या सोचता था और कैसा हिंदुस्तान बनाया था। प्रतिलिपि कहाँ से मिल सकती है एक आम व्यक्ति को इसकी? ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और तो और हमारी संस्था है शहीद भगत सिंह ब्रिगेड और इंडिया शहीद भगत मेमोरियल ट्रस्ट, वहाँ से भी आप इस पुस्तक को अवेल करा सकते हैं। नहीं तो प्रभात प्रकाशन की वेबसाइट पे भी जाके आपको ये जेल डायरी मिल सकती है। बिल्कुल आखिरी सवाल, कल 23 मार्च का दिन है, काफ़ी ऐसा मूवमेंट है जो इमोशनल है आपके लिए भी, पारिवारिक तौर पर आप सब लोग भी उन्हें याद करेंगे, कैसे आप लोग याद करते हैं और कल के दिन के मद्देनज़र युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से पूरे देश में सुधार आना चाहिए हर एक सेक्टर के अंदर? क्योंकि आज देखा जाए तो देश में कई सारी कुरीतियाँ, चाहे वो दहेज प्रथा हो या दूसरी चीज़ें हों, किस तरह से सुधार लाया जा सकता है? युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं, वो लोग भी उनके वारिस हैं। ये उनको अपने दिल में बिठाना होगा सबसे पहले, और नशों से दूर रहना होगा, क्योंकि ये बहुत बेशकीमती जीवन होता है। और देखिए, उन्होंने अनमोल जीवन हमारे लिए कुर्बान कर दिया था, और हमें ये नहीं समझना कि आज़ादी हमें खैरात में मिली है। हम हर बार कहते हैं भगत सिंह तो आए पर पड़ोसी के घर पे आए, उस नैरेटिव को तोड़ना होगा। हमें खुद भगत सिंह बनना पड़ेगा, अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा, नशों से दूर रहना पड़ेगा, अपने इतिहास अपने कल्चर के साथ जुड़ना पड़ेगा, अच्छा नागरिक बने, देश के लिए समाज के लिए कुछ एक अच्छा काम करें, ताकि कल को आप आने वाली अपनी पीढ़ी को, यानी आपके भी आगे बच्चे आएंगे तो उनको गर्व से कह सकें ये समाज में सुधार मैंने किया था। कल 23 मार्च है, कैसे आप इस दिन को देख रहे हैं, कैसे आप लोग? देखिए, हम तो हमारी संस्था के माध्यम से रोज़ भगत सिंह से दोस्ती कराने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं, बहुत तरह के हम लोग आयोजन करते रहते हैं, हम तो रोज़ उसको जीते हैं। पर 23 मार्च वो दिन है जिस दिन 23 साल का एक नौजवान हंसते हुए फांसी का फंदा चूम के गया था और अपनी माँ को कह के गया था, माँ मेरी लाश को लेने तुम मत आना, तुम कहीं आई तो रो पड़ोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही है। पर उस माता जी का भी जिगरा देखिए, विद्यावती यानी मेरी परदादी भगत सिंह जी की माता जी, जिन्हें पंजाब माता भी कहा जाता है, उन्होंने कहा बेटा तेरी माँ नहीं रोएगी, लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर जब मैं खड़ी हूँ तो तेरे इनकलाब जिंदाबाद की आवाज़ मुझे वहाँ तक आनी चाहिए। तो मैं नौजवानों से कहूँगा इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो ये थे हमारे साथ भगत सिंह के प्रपौत्र यादवेंद्र सिंह, जो आज भी कहीं ना कहीं प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि भगत सिंह को एक शहीद का दर्जा दिया जाए। सब लोग भगत सिंह को शहीद आज़म के नाम से जानते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक इंस्टीट्यूशन है जिससे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा हमारे देश में नहीं मिला है, जो सोचने वाली बात है। अनूप शर्मा, ETV भारत, फरीदाबाद।